हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इद्दत, प्यूबर्टी और वाकिफ़। अब प्रोनाउंसिएशन मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, आई होप यही है। ये मुस्लिम लॉ की कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी होता है और प्रीलिम्स के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्यूबर्टी प्यूबर्टी बेसिकली क्या एज होती है जिससे ना हम ये समझते हैं कि एक बंदा रिप्रोड्यूस करने के लिए बिल्कुल मैच्योर हो गया है और उसको सारी ना समझ आ गई है। मुस्लिम लॉ में ऐसा माना जाता है कि जब एक पर्सन एक प्यूबर्टी की एज को अटेन करता है ना, तो वो समझदार हो गया है, घर गृहस्थी अपना जीवन संभाल सकता है। ठीक है, तो अब जो इसका इंग्लिश मीनिंग है ये क्या होता है कि प्यूबर्टी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फिजिकल चेंजेस होते हैं। जब एक बच्चे की बॉडी, मतलब एक बच्चे से अडल्ट की ट्रांजिशन होती है, मैच्योर होके एक अडल्ट की बॉडी में आ जाती है, मतलब एक अडल्ट बन जाता है जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होता है। एवरेज में गर्ल्स जो होती हैं उनकी प्यूबर्टी स्टार्ट कब होती है? 10 से 11 की उम्र में और कंप्लीट हो जाती है 15 से 17 की उम्र में। मतलब इस उम्र में वो कैपेबल है शादी करने के लिए, बच्चे करने के लिए। जो लड़के होते हैं उनकी प्यूबर्टी की एज कब स्टार्ट होती है? 11 से 12 साल की उम्र में और कंप्लीट होती है 16 से 17 साल की उम्र में। ठीक है, ये एज ऑफ आपकी फिजिकल जो प्यूबर्टी की एज आती है ना, उसको हम ये एज आपकी बताते हैं कि यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। मतलब इस ड्यूरेशन के बीच में कभी भी आ सकता है। एक मुस्लिम लॉ में जो प्यूबर्टी की एज जनरली जो कंसीडर की जाती है, ऐसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है, वो 15 साल होती है कि भाई 15 साल पे हम मानते हैं कि उसके फिजिकल चेंजेस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और बॉडी कंप्लीटली मैच्योर हो चुकी है। अब एक होती है ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, इसे क्या कहते हैं? ख्यार उल बुलुग। ये प्रोनाउंसिएशन का वही है, अब आई एम सॉरी। इसमें जैसे होता है कि मैरिज जो है मुस्लिम लॉ की कॉन्ट्रैक्ट होती है, उसमें आपको क्या ज़रूरत होती है हर कॉन्ट्रैक्ट में कि कंपिटेंसी ऑफ मैरिज इज़ रिक्वायर्ड, कि भाई हर एक बंदा शादी के टाइम कंपिटेंट होना चाहिए शादी में कंसेंट देने के लिए। ठीक है, अब ये ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी क्या कहता है कि ये हर एक माइनर को एक पावर देता है कि अपनी मैरिज को ख़त्म करने का, रेप्यूडेट करने का या कंटिन्यू करने का। मतलब अगर मेरा मन है कि मैं अपनी शादी को आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ या नहीं, वो जो ऑप्शन होती है ना, वो एक ऑप्शन दी जाती है माइनर को कि जब वो मेजर हो जाएगा वो इन डिसीजंस को ले सकता है। कभी कभी होता है कि ये कहते हैं कि भाई पहले तो समझ नहीं थी लेकिन अब आप समझदार हो गए हो, मेजर हो गए हो, तो देख लो आपने ये शादी आगे कंटिन्यू करनी है कि नहीं। क्योंकि ज़बरदस्ती कभी कभी बचपन में माँ बाप भी करा देते हैं, आपको पता नहीं होता, आप तो गुड्डा गुड्डी का खेल समझ के कर लेते हो। जब वो ऑप्शन को आप यूज़ करते हो, क्योंकि ये ऑप्शन आपको दी जाती है, उस ऑप्शन को कहा जाता है ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। और ये ऑप्शन उन केसेस में नहीं होती जिसमें ऑलरेडी अडल्ट थे तब उन्होंने शादी की थी। जब माइनर्स की शादी होती है सिर्फ उन्हीं को ये ऑप्शन अवेलेबल होती है, क्योंकि वो मेजर होकर अपने ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। जो ऑलरेडी अडल्ट थे उनके पास कैसे आएगी, वो तो डिवोर्स ही ले सकते हैं। अब जो एक माइनर गर्ल होती है वो अपनी मैरिज को कैसे रेप्यूडेट कर सकती है? अगर वो प्रूव कर दे, ठीक है, गर्ल प्रूव कर दे कि मैरिज में वो अपने फादर से या गार्जियन से दी गई थी, मतलब उन्होंने इसका मतलब दिया था लड़के वालों को, हाँ जी कि हम तैयार हैं, हमारी लड़की को ले लीजिए, या उसके बिहाफ पे कंसेंट दी थी। शादी कब हुई थी? कि जब उसने 15 की उम्र अटेन नहीं की थी, मतलब 15 साल से पहले ही हो गई थी। शी रेप्यूडेट्स द मैरिज बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स। वो 18 साल की उम्र से पहले ही उसको समझ आ जाती है और वो अपनी मैरिज को रेप्यूडेट करती है। मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई थी, मतलब उनके बीच में कोई सेक्सुअल रिलेशन नहीं बना था। ठीक है, कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज वॉज बिफोर द एज ऑफ प्यूबर्टी। और अगर कंज्यूमेशन हुआ भी तो उसकी प्यूबर्टी की एज अटेन करने से पहले ही कंज्यूमेशन हो चुका था, मतलब वो बहुत ज़्यादा जब छोटी थी तब हुआ होगा, तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, 15 साल की उम्र से पहले उसकी शादी हुई थी, 18 साल के होने से पहले वो अपना ये ऑप्शन ले लेती है। फादर ने उसे दिया होना चाहिए, गार्जियन ने। मैरिज कंज्यूमेट नहीं होनी चाहिए। अगर कंज्यूमेट हो भी गई तो उसकी प्यूबर्टी की एज अटेन होने से पहले हो चुकी थी। अभी ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी लॉस्ट कब हो जाती है? कब? जब कंज्यूमेशन हो गई। अगर कंज्यूमेशन हो जाती है मैरिज की तब आपके पास ये ऑप्शन नहीं रहता। लेकिन बट इफ़ द वाइफ इज़ नॉट अवेयर, वॉज नॉट अवेयर ऑफ अ राइट, लेकिन अगर वाइफ को पता ही नहीं था कि उसके ये राइट है कि मैं अपनी मैरिज को रेप्यूडेट कर सकती हूँ, ख़त्म कर सकती हूँ,
तब उन केसेस में वो राइट जो होता है उसका लॉस्ट नहीं होता कंज्यूमेशन की वजह से, ठीक है। इफ़ ही डज नॉट रेपुडिएट मैरिज विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी और ऑन बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ द राइट, अगर वो एक रीज़नेबल टाइम है, मतलब 1 साल शायद जैसे है कि आपको पता भी चल गया कि आप मैरिज को रेपुडिएट करा सकते हो और आपको इतनी समझ भी आ गई, एज भी अटेन कर लिया आपने, तब भी अगर आप अपनी मैरिज को रेपुडिएट नहीं करते हो तो वो पक्की मैरिज हो जाती है और वो राइट आपसे, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का राइट आपसे छीन लिया जाता है। अब ये जो रेपुटेशन है ये नहीं होता कि आज मैं अपना रेपुटेशन, मतलब मैं अपनी मैरिज को ख़त्म करना चाहती हूँ, मुझे सारी समझ में आ गई है तो मैं बस ख़त्म शादी, नहीं। उसकी आप एप्लीकेशन कोर्ट में लगाते हो और वो जो ऑप्शन है वो कंफर्म कौन करेगा, कोर्ट करेगा कि हाँ सही ग्राउंड्स हैं और हम मानते हैं और हम इस शादी को ख़त्म करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका इद्दत। इद्दत से ये समझ लीजिए कि ऐसा टाइम जो कि आप अपने लिए लगा रहे हो, संसार के लिए लगा रहे हो। इद्दत भगवान की जैसे इद्दत करते हैं वैसे ही इद्दत एक बेसिकली वो टाइम होता है जब आप डिवोर्स होने के बाद या डेथ होने के बाद अपने हस्बैंड का एक औरत फॉलो करती है, ठीक है। एक विमेन मस्ट ऑब्जर्व, ठीक है, मस्ट है ये, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड या डिवोर्स, जिसके बीच में वो किसी भी आदमी से शादी नहीं कर सकती, मतलब आज मान लो उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है या डिवोर्स हो गया है उसका, तो उस पीरियड में ये जो इद्दत पीरियड है किसी और के साथ वो शादी नहीं कर सकती, उनको इस टाइम का वेट करना ही पड़ेगा, मतलब 3 महीने 4 महीने जो भी है टाइम स्पैन, वो वेट करने के बाद ही वो किसी और से शादी कर सकती हैं। तो इसका पर्पस क्या हुआ, इसका पर्पस ये है कि मान लो उस टाइम पर जब डिवोर्स हुआ या डेथ हुआ तब अगर वो प्रेग्नेंट हुई तो हम ये जो है ना कि भाई अब मान लो अगले दिन ही शादी कर ले और बच्चा अभी ही कंसीव हुआ था तो समझ ही ना आई ये किसका बच्चा है। ऐसे डाउट को रिमूव करने के लिए कि साफ साफ पता चल जाए ये किसका बच्चा है, उस लिए ये इद्दत का पीरियड जो होता है ये फॉलो किया जाता है कि 3-4 महीने में तो पता चल ही जाएगा ये किसका बच्चा था। उन्हीं का बच्चा है तो ऑब्वियसली उस बच्चे को उनका नाम मिलेगा, लेकिन अगर अगले दिन शादी कर लेते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए वेट करेंगे। आगे किसी से शादी करेगी वो उसकी मर्ज़ी है कि उसे अपनाना है या नहीं, या कैसे है, ठीक है। अब ये जो लेंथ होती है, मतलब 3 महीने है 4 महीने, ये वेरी करता है अपने सर्कमस्टांसिस पर। अब सर्कमस्टांसिस क्या है, डेथ या डिवोर्स। अब जैसे विडो मतलब डेथ में, अगर किसी की डेथ हो गई है, किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई है तो वो कितना इद्दत पीरियड फॉलो करेगी, वो है 4 मंथ्स और 10 डेज़, ठीक है। 4 मंथ्स और 10 डेज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है, प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। चाहे मैरिज कंज्यूमेट हुई थी या नहीं तब भी 4 मंथ, मतलब मान लो कंज्यूमेट हुई नहीं फिर भी किसी की डेथ होगी पहले दिन ही दूसरे दिन, ठीक है, तो वो विडो हो गई, या अगर कंज्यूमेट हो भी गई तब भी इतना, ठीक है। इस वाले पीरियड में वो किसी और के साथ शादी नहीं कर सकती, विडो भी नहीं। अब एक दूसरा कौन सा आता है, डिवोर्स। डिवोर्स में अगर जो विमेन थी वो मेंस्ट्रुएटिंग थी, ठीक है, उस केसेस में 3 मंथ्स है। 3 मंथ्स ये आपके उसकी डेथ होने के डिवोर्स होने के बाद जो 3 मंथ्स आएंगे, ठीक है। अगर नॉन मेंस्ट्रुएटिंग थी तो उसमें 3 लूनर मंथ्स आएंगे, ये भी आप याद कर लीजिए। इसमें 3 लूनर मंथ्स हैं, उसमें 3 मंथली पीरियड्स हैं। ये भी क्वेश्चन जो है आपका डायरेक्ट प्रीलिम्स में आ जाता है, ठीक है। अगर लेकिन मैरिज जो थी कंज्यूमेट नहीं हुई थी तो वहाँ पर इद्दत की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जो डिवोर्स वुमेन है या विडो है जो प्रेग्नेंट है वो कब तक शादी नहीं कर सकती, जब तक डिलीवरी ना हो जाए, ठीक है। ये हमारा इसलिए है ताकि कोई भी डाउट ना रहे कि उस बच्चे का फादर कौन है। तो जब तक बच्चा डिलीवर नहीं हो जाता तब तक एक डिवोर्स वुमेन या विडो शादी नहीं कर सकती। नेक्स्ट है हमारा वाकिफ़। वाकिफ़ बेसिकली क्या कहते हैं, इसे वाकिफ़ भी बोलते हैं शायद, मुझे पक्का नहीं पता। इसमें है कि ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी को हम परपेचुटी मतलब हमेशा के लिए दे देते हैं पायस पर्पसेस के लिए। भगवान के नाम पर जो हम प्रॉपर्टी को डेडिकेट कर देते हैं उसे हम वक्फ कहते हैं। ये एक चैरिटेबल एंडाउमेंट होती है इस्लामिक लॉ के अंडर।
ये एक कोई बिल्डिंग हो सकती है, लैंड हो सकती है, पैसा हो सकता है, कुछ भी, बस दे दिया तो दे दिया। जैसे आज हमने किसी को कुछ पैसा दे दिया और हम सोचते हैं आज मेरा हक उस पैसे से हट गया, वो उसी का हो गया है। तो भगवान के नाम पे जैसे हम कभी भी मंदिर, मस्जिद, कहीं पे भी जाकर अगर पैसा डोनेट करते हैं तो हम ये तो नहीं चाहते कि कल हम वापस उसमें से निकालेंगे, नहीं, वो हमने पैसा दे दिया भगवान के नाम पे, भगवान उन अच्छे पर्पसेस के लिए, तो वो पैसा दे दिया। ये यूनिलेटरल डिसीजन होता है, मेरा खुद का डिसीजन होगा कि मैंने आज मान लो पैसे डाले हैं तो मैंने आज डाल दिए, मैं किसी से पूछने नहीं जाऊंगी कि कितने डालने हैं, कैसे डालने हैं। ये जो सारे आपकी प्रॉपर्टी होती है ये ऑलमाइटी के नाम पर चली जाती है और इस प्रॉपर्टी को संभालने वाला एक मुतावली होता है, ठीक है। जनरली इसे अपॉइंट किया जाता है जो कि ये सारे के सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सके, उसकी जो ड्यूटीज़ है भगवान के नाम पे जो काम करना है वो परफॉर्म करता है, ये मुतावली होता है। इसको ये भी क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आ सकता है। अब जो पर्पस होता है वाकिफ़ का वो क्या होता है कि भाई हॉस्पिटल्स रन करने हैं, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, मॉस्क्स बनाने हैं, गरीब मुस्लिम्स को हेल्प करना है, पिलग्रिमेज के लिए हेल्प करना है, फ़कीर्स को पैसा देना है, डेस्टिट्यूट वुमेन्स को हेल्प करना है, किसी भी तरह से अगर कुछ भी हेल्प करनी होगी जो उन्हें लगता है कि चैरिटेबल पर्पस है, उसके लिए वाकिफ़ को बनाया जाता है और इसके लिए एक आप मुतावली को अपॉइंट करते हैं। ऑब्वियसली अब पैसा ये है कि अगर आप कहीं पे भी कोई डोनेशन दे रहे हो, ये तो नहीं है ना कि कहीं बस दे दिया और फेंक दिया, बात ख़त्म होगी, नहीं, किसी को पकड़ाना तो पड़ेगा ना, कोई संभालने वाला तो होना चाहिए, वो मुतावली होता है। इसके ये चैरिटेबल पर्पसेस होते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। वैसे हमारी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो गई है मुस्लिम लॉ की, आप लोग सारा मुस्लिम लॉ देख सकते हैं। थैंक यू।